रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस। सिंगल कर्व्ड सरफेस, जैसे आपने कभी पेपर वेट देखा होगा, पेपर वेट जो पेपर को दबाने के काम में आता है, उसमें आप देखेंगे अंदर बबल्स बने रहते हैं। तो या मछली फिश पॉट देखा, एक स्फेरिकल मछली पालने का एक वो जार आता है, वो सिंगल स्कर्ट सरफेस कहलाती हैं। ये अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, आप बाहर एक सरफेस की तरफ से देख रहे हो। फॉर्मूला यूज होता है n बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। रे जिस मीडियम से जिस मीडियम में आए n की वो वैल्यू रखेंगे, बाकी वही ऑब्जेक्ट से लाइट लाइन चलाएंगे, सरफेस का सेंटर देखेंगे किस तरफ होगा, आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और आप फाइंड कर सकते हो कि इमेज कहाँ बनेगी। सिंगल कर्व्ड सरफेस में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है, n बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। एक मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज होता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू म्यू ऑफ मटेरियल in which object is placed, mu of medium in which object is placed into v by u। तो फिर से सुन लो, m is equal to I upon o is equal to mu of medium in which object is placed into v by u। एक फॉर्मूला ये यूज होता है बस। इसके बाद बात करते हैं लेंस। लेंस इज एक्चुअली अ थिन कर्व्ड surfaces, at least one curved surfaces is known as lens। convex lens, concave lens। प्रिंसिपल एक्सिस, वो दो सरफेसेस होती हैं, उनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। यूजुअली अगर कहीं सिर्फ फोकस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सेकंड फोकस की बात करी जा रही है, फर्स्ट की नहीं, सेकंड की। इनफाइनाइट से आने वाली रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को सेकंड फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ से रे चले और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, उसको फर्स्ट फोकस कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है दैट इज नोन एज सेकंड फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ से चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, उसको हम फर्स्ट फोकस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का वही रोल है जो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का था। रे जिस पाथ से जाती है उसी पाथ पर आगे चली जाती है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट होता है जहाँ से पास होने वाली रे बिना डेविएट क्रॉस हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लेंस अगर सिमेट्रिकल शेप का है, यानी कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हों या दोनों कॉनकेव हों, तो ऑप्टिकल सेंटर अंदर होगा। और ऑप्टिकल सेंटर हमेशा उस तरफ होता है जिधर रेडियस कम होती है, जिधर रेडियस कम होती है, क्योंकि रेडियस कम होती है तो उस पॉइंट की पावर ज़्यादा होती है। याद रखने के लिए पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आता है। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी और अंदर भी, अंदर तब होता है जब दोनों सरफेस सेम नेचर की हों तो अंदर होगा, कम रेडियस के पास में होगा। और अगर दोनों सरफेसेस अपोजिट नेचर हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, तो बाहर होगा, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर होगा और कम रेडियस के पास में होगा। दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एक फॉर्मूला लेंस का। दूसरा, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। और एक लेंस मेकर फार्मूला होता है, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, म्यू वही लेंस का जिस मीडियम तो जिस मीडियम में रह जाए, म्यू माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फार्मूला। फिर से वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, लेंस मेकर फार्मूला। अब लेंस मेकर फार्मूले पे कई चीज़ें बनती हैं कि अगर हम लेंस को किसी अदर मीडियम में डुबा दें, मान लीजिए पानी में डुबा दें, तो 100% बाहर का मीडियम बदल जाएगा, और बाहर का मीडियम बदल जाएगा तो लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। अगर आपको निकालना है कैलकुलेट करके, तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो एयर में अगर एफ है और वाटर में डुबा दिया हमने, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ग्लास जिसका लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अगर ये सिचुएशन है तो लेंस की फोकल लेंथ जो भी एयर में अगर एफ है तो वाटर में डुबाने के बाद 4f हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
4/3 है और 3/2 ग्लास का है, तभी ऐसा होगा। अगर अलग अलग दिए हैं तो यू हैव टू सॉल्व, आपको फॉर्मूला रखना होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए नेचुरल सी बात है, अगर हमारे सराउंडिंग का मीडियम हमसे कमज़ोर होता है तो हम अपने मन की काम करते हैं। सराउंडिंग का मीडियम हमसे पावरफुल होता है तो हम उसके दबाव में आके काम करते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो लेंस एकदम अपने मन का काम करेगा। कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग और कॉनकेव है तो डाइवर्जिंग। लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है, सराउंडिंग ज़्यादा पावरफुल है, तो कॉन्वेक्स है तो वो डाइवर्जिंग की तरह काम करने लगता है और कॉनकेव है तो वो कन्वर्जिंग की तरह काम करने लगता है। नेचर उसका पलट जाता है अगर सराउंडिंग ज़्यादा पावरफुल है तो। लेंस ज़्यादा पावरफुल है तो वही नेचर रहेगा। हाँ, अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लेंस उसी में घुल मिल जाता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो लेंस इनविजिबल हो जाएगा, आपको हवा में दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले और आते हैं। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस सेम है, R1 भी R है और R2 भी R है, या इक्वी कॉनकेव हो, तो इस सिचुएशन में जो फोकल लेंथ आती है F इज इक्वल टू R/2 म्यू माइनस 1, R/2 इंटू म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1 नीचे है, R/2 और 2 के साथ ही म्यू माइनस 1 हो जाती है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पहले भी बता चुका हूँ पॉजिटिव, कॉनकेव की निगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी एक सरफेस प्लेन होती है और एक कर्व होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है F इज इक्वल टू R/म्यू माइनस 1। यानी कि नॉर्मल लेंस अगर आप ले लो R और R का और एक प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो या उसको बीच से काट दो तो फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ R/2 म्यू माइनस 1 और प्लेनो कॉन्वेक्स की R/म्यू माइनस 1, तो प्लेनो कॉन्वेक्स की डबल होती है लेंस की फोकल लेंथ से। उसके बाद लेंस को आप कटिंग कर सकते हो। लेंस को उसके एक्सेस के परपेंडिकुलर काट दो, एक लेंस को एक्सेस के परपेंडिकुलर काट दो तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर कॉन्वेक्स को काट रहे हो तो प्लेनो बन जाएगा, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अगर एक्सेस के अलॉन्ग काट दो तो फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं होगा, ना R1 बदलेगा ना R2 बदलेगा, तो फोकल लेंथ पर कोई चेंज नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एक्सेस के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है और एक्सेस के अलॉन्ग कट कर देते हैं तो फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अगर एक्सेस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ पर तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आखिर फ़र्क किस पर पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी पर, क्योंकि पहले अगर ज़्यादा रेस क्रॉस होंगी लेंस से, अब हमने एक्सेस के अलॉन्ग आधा लेंस काट दिया तो उससे कम रेस क्रॉस होती हैं, और कम रेस क्रॉस होती हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। कई बार एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कैमरे से आप एक गधे की फ़ोटो खींचो और कैमरे के लेंस पर आप ब्लैक ब्लैक लाइन स्ट्रिप्स बना दो, तो क्या गधे की फ़ोटो जेब्रा की तरीके से आएगी? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। गधा गधा ही रहेगा। बस होगा क्या, अगर हम स्ट्रिप्स बना देंगे तो जो लाइट क्रॉस हो रही थी लेंस से वो अब कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, धुंधली इमेज आएगी बस, और गधा गधा ही रहेगा। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि टेलीस्कोप के लेंस पर एक मक्खी बैठ गई और उससे हम चांद की इमेज, मून की इमेज देख रहे हैं, तो क्या मक्खी चांद पे दिखाई पड़ेगी? नहीं, एकदम नहीं। बस होगा क्या, चांद पहले ज़्यादा इंटेंस खूबसूरत दिख रहा था, मक्खी बैठने की वजह से उतने पोर्शन से लाइट नहीं क्रॉस हो पाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, चांद की थोड़ी धुंधली इमेज बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि मक्खी आपको चांद पर दिखाई देने लगे। लेंस के कॉम्बिनेशन, लेंसेज को जोड़ दो तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। जैसा जैसे लेंस हो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव में रखी जाएगी। कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव, कॉनकेव होगा तो नेगेटिव। आप लेंस के कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। कट करने के बाद भी आप फोकल लेंथ निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। पावर ऑफ लेंस, पावर डायोप्टर में नापी जाती है, लेकिन फोकल लेंथ तब मीटर में होती है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। पावर ऑफ मिरर -1/f इंटू एफ किसमें? मीटर में। तो पावर ऑफ लेंस 1/f इन मीटर, ऑफ पावर की यूनिट डायोप्टर, ऑफ मिरर -1/f मीटर में, पावर की यूनिट डायोप्टर। सन ग्लासेस की पावर होती है 0, जो हम लोग चश्मा लगाते हैं धूप में उसकी पावर होती है 0।
और अगर पावर 0 है तो फोकल लेंथ होगी इनफाइनाइट। तो सन ग्लासेस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। उसके बाद लेंस के कॉम्बिनेशन, दो लेंसेज रखे हुए हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस डी है, अभी तक हमने क्या डिस्टेंस कंसीडर नहीं करी थी, लेंसेज पास पास रखे थे तो हमने 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 कर लिया था। अब अगर लेंसेज पास पास रखे उनके बीच की दूरी डी है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 इंटू f2 होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 इंटू f2। दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द दिस पावर, जहाँ पर लेंस किसी डी दूरी पर रखे हुए हैं। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो लेंस फोकस पे बनेगा, इमेज रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और फोकस पर होगी। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो लेंस f और इमेज f और 2f पे बनेगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रख दें तो इमेज भी 2f पे बनती है, रियल होती है, सेम साइज की होती है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की यही दूरी होती है मिनिमम। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम दूरी लेंस में 4f होती है। मिरर में 0 थी है, लेकिन लेंस में कितनी होती है 4f। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएं, 2f और f के बीच में रख दें तो इमेज 2f और इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएं, फोकस पे रख दें तो इमेज जो है इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो वर्चुअल इमेज बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ बनती है और बड़ी बनती है, एनलार्ज बनती है। इसी को कई बार मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन से कुछ रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। कभी कहा जाए इमेज बड़ी बन रही है, अगर इमेज बड़ी बन रही है तो वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। और अगर कहा जाए इमेज छोटी है या सेम साइज की है तो वो 100% रियल होगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेम डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी होती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट चलता है उस तरफ इमेज भी चलती है। उसके बाद एक पॉइंट नोट करने वाला है, ध्यान रखने वाला है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट से 2f पे आता है तो इमेज सिर्फ f से 2f जाती है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से 2f और इमेज f से 2f, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी चलता है इमेज के कंपैरिजन में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट 2f से f जाता है तो इमेज 2f से इनफाइनाइट जाती है। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज टू मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं इसमें। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव में सारी इमेजेस वर्चुअल बनती हैं, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनती हैं, और डिमिनिश्ड बनती हैं। वर्चुअल जिस साइड ऑब्जेक्ट उस तरफ, और डिमिनिश्ड कॉनकेव लेंस में। स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनती है। न्यूटन फार्मूला लेंस में भी है। वैसे जनरल डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर या पोल से कंसीडर करते हैं लेंस के। न्यूटन ने फिर से वही कहा था कि फोकस से कंसीडर करो। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस से x1 दूरी पर रखा है, इमेज फोकस से x2 दूरी पर बनी, तो x1 इंटू x2 बराबर f स्क्वायर होता है। दैट इज न्यूटन्स फार्मूला। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये प्रैक्टिकल किया था 12th में हम लोगों ने, कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना। इसको डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है और एक तरफ स्क्रीन होती है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों फिक्स रहते हैं, हम सिर्फ लेंस को डिस्प्लेस कराते हैं, लेंस को मूव कराते हैं, लेंस को मूव करा के इमेज बनाते हैं। एक तरफ ऑब्जेक्ट, एक तरफ स्क्रीन, और लेंस को मूव करा के जब हम इमेज बनाते हैं तो इस वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। इसमें जो u की वैल्यू होती है वो याद रखना, u इज इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी माइनस 4f बाई 2। डी होता है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन,
एफ फोकल लेंथ लेंस की, यू कहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की दूरी, u इज इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट डी डी माइनस 4f बाई 2। एक u1 लेंगे तो प्लस ले लेंगे, u2 ले लेंगे तो माइनस ले लेंगे। हाँ याद रखिएगा, रियल इमेज सिर्फ तब बनेगी व्हेन d इज ग्रेटर देन 4f और इक्वल टू 4f। अगर d की वैल्यू 4f से कम है तो कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ लेंस की सिचुएशन में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम दूरी 4f होती है। इससे कम डिस्टेंस ले लोगे स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की तो कभी भी रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। d 4f से ज़्यादा होना चाहिए या 4f होना चाहिए। अगर d 4f है तो लेंस इसका मतलब ठीक बीचों बीच रखा है, ऑब्जेक्ट भी 2f पे है और इमेज भी 2f पे है, तभी d 4f आएगा। उसी सिचुएशन में d की वैल्यू 4f होगी अगर बीचों बीच रखेंगे। लेंस को एक पोजीशन पे रखा, उसके बाद दूसरी पोजीशन पे रख दिया, तो लेंस की दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x। लेंस की दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो f इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला है। d फिर से वही ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी, और x क्या है, लेंस की दोनों पोजीशन के बीच की दूरी, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। मैग्नीफिकेशन, पहली पोजीशन में मान लीजिए मैग्नीफिकेशन m1 है, दूसरी सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, पहले पोजीशन में मैग्नीफिकेशन m1, दूसरी पोजीशन में m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। और कई बार कहते हैं कि इमेज का साइज एक बार i1 है और दूसरी पोजीशन में i2 है, तो ऑब्जेक्ट का साइज बताओ, तो o इज इक्वल टू अंडर रूट i1 इंटू i2 होता है। a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 इंटू a2 होता है। अगर कहीं a क्या है, जैसे कहा जाए आपको ऑब्जेक्ट का एरिया a है, इमेज का एरिया पहली बार a1 दिखा, दूसरी बार a2 दिखा, तो अंडर रूट a1 इंटू a2 a के बराबर होता है। ये एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस के मैग्नीफिकेशन में एक फार्मूला हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू f अपॉन यू प्लस एफ वी, f अपॉन यू प्लस एफ। फिर से सुन लीजिए, आई अपॉन ओ या फिर वी अपॉन यू या फिर एफ अपॉन यू प्लस एफ भी यूज़ कर सकते हैं लेंस का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। साहब थिक लेंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको कैसे करने चाहिए, सिंगल सरफेस मान के पहली सरफेस से इमेज निकाल लो, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन एक फार्मूला यूज़ होता है थिक लेंस के लिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस टी, टी लेंस की थिकनेस, माइनस 1 अपॉन यू प्लस टी। जैसे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, तो वी की जगह हो जाएगा वी माइनस टी, माइनस 1 अपॉन यू की जगह यू प्लस टी, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस टी माइनस 1 बाई यू प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आप कह सकते हो। ये थिक लेंसेज के लिए है। एक चीज़ और होती है, कई बार क्वेश्चन में अपर्चर इफेक्टिव डायमीटर दे दिया जाता है। इफेक्टिव डायमीटर में लेंस का अपर्चर की गोलाई जो लेंस की होती है वो कितना टोटल डायमीटर इफेक्टिव है। लेंस का इफेक्टिव डायमीटर अगर आपको दिया हो और लेंस की थिकनेस दी हो तो आप रेडियस निकाल सकते हो लेंस की, दैट इज डी स्क्वायर बाई 80। डी इज इफेक्टिव डायमीटर, टी इज द थिकनेस ऑफ लेंस, तो लेंस की रेडियस आप निकाल लोगे डी स्क्वायर बाई 80 फार्मूले से, रेडियस ऑफ द लेंस आपको पता चल जाएगा। मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी इसको कहते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस में इमेज बड़ी होकर दिखाई पड़ती है। अरे वो कॉन्वेक्स लेंस की एक सिचुएशन होती है ना कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो तो वर्चुअल इमेज बनती है बड़ी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ, वही होता है मैग्नीफाइंग लेंस। तो ध्यान रखिएगा जब भी मैग्नीफाइंग लेंस हो तो वही सिचुएशन दिमाग में लाइएगा कि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज यूज़ करिएगा। उसके बाद 3 मीडियम वाली बात आती है। लेंस हो, लेंस को आप एक सरफेस को पानी में डुबा दो, एक हवा में रखो और फिर इमेज देखो कहीं पर, तो जो हवा है वो मान लिया μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का μ2 है और नीचे वाली जो लेयर है वो पानी है μ3 है। तो फार्मूला यूज़ होता है μ3 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2।
μ2 लेंस का, μ1 ऊपर वाला हवा और μ3 नीचे वाला पानी। इस तरीके से डिवीज़न है। पहले रे हवा में आ रही है, फिर लेंस से क्रॉस होते हुए पानी में चली गई। तो μ3/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2, μ3 माइनस μ2/r2। ये लेंस की फोकल लेंथ होती है। लेंस में कुछ कमियां होती हैं। लेंस स्फेरिकल शेप के होने की वजह से कॉर्नर पे प्रिज्म की तरह काम करता है और बीच में लगभग स्लैब की तरह। कॉर्नर प्रिज्म, बीच वाला पार्ट लगभग स्लैब। तो अगर कोई भी रे क्रॉस होगी लेंस से, पास होगी लेंस से, तो उसके डेविएशन अलग अलग होते हैं। अगर कॉर्नर से क्रॉस हो रही तो ज़्यादा डेविएट कर जाती है, बीच से क्रॉस हो रही तो कम डेविएट करती है। तो इस वजह से जो इमेज बनती है वो प्रॉपर एक ही जगह पे सारी रेज नहीं मिल पाती, तो ब्लड इमेज बनती है, ब्लड, धुंधली। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होती है उनको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। पैरा एक्सियल कम डेविएट होगी क्योंकि वो बीच में है ना, स्लैब से क्रॉस होगी। और जो कॉर्नर है वो प्रिज्म से, उन रेस को मार्जिनल रेस कहते हैं। मार्जिनल रेस ज़्यादा घूम जाती हैं तो ब्लड इमेज आती है। तो इमेज की पोजीशन पैराक्सियल की वजह से माइनस इमेज की पोजीशन मार्जिनल की वजह से। तो IP माइनस IM इज नोन एज spherical aberration। IP माइनस IM इज नोन एज spherical aberration। स्फेरिकल एब्रेशन को दूर करने के 2-3 तरीके हैं। आप या तो लेंस ऐसा यूज़ कर लो जो बहुत ही थिन हो, बहुत पतला लेंस हो, तो शेप लगभग सिमेट्री की ऐसी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। या बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर लो। अगर बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर लोगे तो बहुत दूर इमेज बनेगी, तो IP माइनस IM नेग्लिजिबल हो जाएगा, लगभग टिक टिक इमेज आ जाएगी। या बाय यूजिंग स्टॉप, पैराक्सियल को रोक दो, सिर्फ मार्जिनल को आने दो, या मार्जिनल को रोक दो, पैराक्सियल को आने दो। सिर्फ एक ही टाइप की रेज आने दो तो एक ही इमेज बनेगी, दिक्कत नहीं होगी। मिरर में भी ये दोष आता है स्फेरिकल एब्रेशन का, शेप की वजह से। तो उस दोष को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पैराबोलिक शेप के मिरर लिए जाते हैं। स्फेरिकल की जगह हम कैसे मिरर यूज़ करते हैं? पैराबोलिक शेप के, इस वाले एब्रेशन को दूर करने के लिए। उसके बाद दूसरा एक कमी होती है लेंस में, क्रोमेटिक एब्रेशन। भाई चूँकि हर कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, हर कलर अलग डेविएट होगा, अलग तरीके से डेविएट होगा। वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा। तो एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट हो और उसकी इमेज बन जाएगी रंगीन, तो ये कमी है भाई, गलती है। अब उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम। फोकल लेंथ रेड की वॉयलेट से हमेशा ज़्यादा होती, चाहे कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, उससे मतलब नहीं है। FR इज ऑलवेज ग्रेटर देन FV। FR इज ऑलवेज ग्रेटर देन FV। ये जो FR और FV के बीच की दूरी है, FR माइनस FV, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स FY। FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स FY। ओमेगा जहाँ पर लेंस की डिस्पर्सिव पावर है और FY फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर है। और ओमेगा का फॉर्मूला प्रिज्म में भी पढ़ा था हमने, फिर से वही है, ओमेगा इज इक्वल टू μV माइनस μR, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, अपॉन μY, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1। तो μV माइनस μR अपॉन μY -1। दिस इज डिस्पर्सिव पावर, नो यूनिट नो डायमेंशन। अगर इस सिस्टम को, इस कमी को दूर करना है तो एक लेंस से तो नहीं हो सकता, 2 लेंस के सिस्टम को यूज करते हैं। इसको कहते हैं एक्रोमैटिक सिस्टम। दिस इज नोन एज एक्रोमैटिक सिस्टम। एक्रोमैटिक सिस्टम की कंडीशन होती है ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये साबित होता है, प्रूव होता है। इस फॉर्मूले में एक ध्यान रखिएगा कि जो लेंसेज यूज़ होते हैं ना, दो डिफरेंट मटेरियल के यूज़ होने चाहिए। एक आप लेंस लीजिए फ्लिंट का, तो एक लीजिए क्राउन का, क्राउन ग्लास का। डिफरेंट मटेरियल के लेंसेज यूज़ करे जाते हैं ताकि पावर एक ही ना आ जाए, डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर लेंस के मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसलिए डिफरेंट मटेरियल के लेंसेज यूज़ करे जाते हैं। और अपोजिट नेचर भी होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा तो दूसरा कॉनकेव लेंस होगा, एक कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा कॉनकेव होता है। उसके बाद एक टर्म आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज।
लेंस को सिल्वरिंग के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अगर कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर किया है, भाई लेंस को सिल्वर कर दो तो वो मिरर की तरह काम करेगा। अगर किसी लेंस को आप सिल्वर कर दो तो वो मिरर की तरह काम करता है, और फाइनल जो फार्मूला यूज होते हैं वो मिरर वाले यूज होते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v यूज होता है, और m इज इक्वल टू I/o इज इक्वल टू -v/u यूज होता है। ये मिरर का फॉर्मूले हैं, क्योंकि सिल्वर करने के बाद लेंस मिरर बन जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर बन जाता है, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। इसको आप तोड़ के क्वेश्चन कर सकते हो। एक लेंस है, मान लीजिए उसको ब्रेक कर दिया, लेंस को सिल्वर कर दिया तो रे जाएगी, पहले लेंस मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर रे रिफ्लेक्ट होगी, फिर से लेंस मिलेगा। तो आप इसको तीनों पार्ट में तोड़ दो, तो जो पावर निकालो टोटल सिस्टम की, तो पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, फिर से प्लस पावर ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर रे वापस आएगी, तो फिर से लेंस मिलेगा। तो पावर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। या आप इसको ये भी कह सकते हो, पावर ऑफ दिस होल मिरर, पूरा मिरर बन जाता है ना, पावर ऑफ दिस होल मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर जो लेंस में एक बना है। आप इस सिस्टम से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। याद रखिएगा, लेंस की फोकल लेंथ निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला प्लस 1/f ऑफ लेंस होता है, और अगर मिरर का निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला -1/f ऑफ मिरर होता है। अब इसमें आप साइन पुट करोगे। उसके बाद लास्ट टाइप आता है लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन। याद रखना सर, ट्रिक के क्वेश्चन आए तो करना। कैसी ट्रिक होती है? 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर, कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रही है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। और दूसरे टाइप का बनता है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रही है लेकिन इरेक्ट है, सीधी है। अगर फाइनल इमेज कोइंसाइड है और इन्वर्टेड है तो याद रखिएगा, लेंस जो पहली इमेज बनाएगा I1 वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे जहाँ हो, तभी फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगी और इन्वर्टेड होगी। लेंस जो इमेज बनाएगा पहली I1 वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। और अगर फाइनल इमेज कोइंसाइड कर रही है लेकिन सीधी है, इरेक्ट है, तो लेंस जो इमेज बनाएगा वो मिरर के पोल पर जाकर बनेगी। लेंस जो इमेज बनाएगा वो मिरर के पोल पर जाके बनेगी। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं।